हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। कैसे हो भाई? बढ़िया, बिंदास। सो गाइस देखिए, जेई मेन 2021 का लास्ट अटेम्प्ट जो है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। अब देखिए, इस समय पे सही चीज़ें रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेसिफिकली में शॉर्ट शॉर्ट अगर हम टॉपिक्स की बात करें जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, तो यार देखिए, ऐसे टॉपिक्स अगर हमें पता लग जाते हैं तो यार बहुत फ़ायदा हो जाता है। रिवीजन करते हुए हम उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सो ऑल द एटीपीएन, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आपका जो भी बैच है, जहाँ से भी आप जिसमें भी पढ़े हैं, ग्लेडिएटर, वॉरियर या आरबीसी, आरसीसी, जिस भी बैच में है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओवरऑल पूरा एनालिसिस किया हुआ है कि भाई वेरियस पार्ट हमारे पास हैं। जैसे कि हम बात करें जीओसी वाला जो पार्ट है, आइसोमेरिज्म एंड आईपीएसी, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम रिएक्शन वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो यार देखो, ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास 10 क्वेश्चंस आएंगे एंड आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस हमारे पास चॉइस रहेगा, जिसमें हमें 8 या 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो यार देखो, जो ये क्वेश्चन 10 आएंगे वो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे और फिर हम चैप्टर वाइज भी जाएंगे कि भाई जीओसी में क्या क्या आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ताकि फोकस इन पे ज़्यादा करोगे। बाकी तो आइडियली तो सब रिवाइज करना होता है, क्योंकि आने को तो कहीं से भी आ सकता है। तो यार देखो, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली बोल रहे थे, पूछ भी रहे थे कि सर क्या लास्ट अटेम्प्ट के बाद एडवांस्ड का 1 मंथ क्रैश कोर्स आने वाला है। तो यस, दिस इज ट्रू। मैं आपको बता ही देता हूँ, आने वाला है। आरसीसी 3.0 यानी थर्ड बैच आने वाला है, जो जेई मेन के जस्ट खत्म होते ही यानी 3 सितंबर से एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएंगे और बैच भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइए। राइट, ओके। चलिए, अब देखिए एक एक चीज़ पे चलते हैं। सबसे पहले वेटेज की अगर हम बात करें तो यार देखो, जीओसी, आईपीएसी एंड आइसोमेरिज्म, अगर हम इससे बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन इन तीनों को मिला के आएंगे ही। 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली 2 क्वेश्चन आएंगे, पर एक तो गारंटीड है, आएगा ही आएगा। अब बचे हमारे पास 8 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चन यानी सारा रिएक्शन वाले पार्ट से आएंगे। अब देखो, रिएक्शन वाले पार्ट में हमारे पास हाइड्रोकार्बन, हेलोजन डेरिवेटिव, एल्कोहल ईथर्स, इसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, फिनॉल एनिलीन, मतलब हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक वाले जो कंसेप्ट होते हैं ना, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एजोडाई फॉर्मेशन। उसके अलावा बायोमोलिक्यूल पॉलीमर, एवरीडे एंड पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें बायोमोलिक्यूल के टेस्ट वगैरह भी आ जाते हैं। तो देखो, जो बायोमोलिक्यूल पॉलीमर एंड एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ एंड पीओसी की अगर हम बात करें, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें बायोमोलिक्यूल के टेस्ट एंड लुकास टेस्ट और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो ये पीओसी अलग से नहीं दिया हुआ है अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, लेकिन स्टिल इस तरह से कैटेगराइज किया जाता है। तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यानी 1 क्वेश्चन पीओसी से आजकल आता ही है। और बायोमोलिक्यूल पॉलीमर एंड एवरीडे लाइफ मिला के 1 क्वेश्चन, इनफैक्ट एवरीडे लाइफ से काफ़ी कॉमन हो गया क्वेश्चन। तो इन टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, जो काफ़ी हॉट टॉपिक्स हैं आजकल। एनटीए को काफ़ी मतलब मज़ा आता है इन टॉपिक्स को एनालाइज करने में और उसके बेसिस पे क्वेश्चन लाने पे, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी। कई बार आजकल कंसेप्ट्स को मिक्स भी करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनाए जाते हैं। इवन मल्टीपल चैप्टर्स को मिक्स करके भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, क्योंकि चैप्टर्स बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस की लिमिटेशन रहती है, तो मल्टीपल कंसेप्ट आ ही जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन वहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से, यानी रिएक्शन वाले पार्ट से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 से 6 क्वेश्चन हमारे रिएक्शन वाले पार्ट के बनेंगे ही बनेंगे ना। तो रिएक्शन वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो ये जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, और इससे हम एक क्वेश्चन एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिनॉल एंड एनिलीन, और जो ये हमारी एरोमेटिक की रिएक्शंस हैं, इससे हम 1 क्वेश्चन ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल ईथर, इस पूरे टॉपिक से पूरे 2 चैप्टर्स हैं अपने पास, और 2-3 चैप्टर्स हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो 2-3 चैप्टर्स जो हैं, 3 चैप्टर्स जो हैं, इनसे मिला के 2 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। तो आई थिंक आपको वेटेज समझ में आ चुका है, और काफ़ी सारे बार कंसेप्ट मिक्स होके भी आते हैं, है ना। तो चलिए, अब एक एक करके मैं आपको एनालिसिस बताता रहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जीओसी, आईपीएसी एंड आइसोमेरिज्म की। तो देखो यार, बात ऐसी है, ऑल द एटीपीएंस, जीओसी के अंदर जो हॉटेस्ट टॉपिक है, देखो जीओसी में बहुत चीज़ें होती हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, ये वो, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद जो है ना, जो एनटीए को बड़ा पसंद है, वो है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ बहुत फेवरेट है उनका। उसके अलावा एरोमेटिसिटी का जो कंसेप्ट है कि भाई कंपाउंड कौन सबसे स्टेबल होगा या कौन सा हाईली अनस्टेबल होगा, या कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी से रिलेटेड अगर कोई रिएक्शन है
है ना। मैंने बोला ना कि मिक्स करके कंसेप्ट आजकल जेई मेन में भी आते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके लिए सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया और रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस आपसे पूछ लिया, तो उसमें जो केटायन एरोमेटिक बनेगा वहां पे स्टेबिलिटी, वहां पे रेट सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मिक्स करके क्वेश्चन भी आते हैं, पर एरोमेटिसिटी कंसेप्ट दे लव इट। सिमिलरली एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ में हम बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो बेसिक स्ट्रेंथ वाली बात है ना, ये टॉपिक जो है ये जीओसी में एग्जैक्टली ना होके कौन से चैप्टर में, आप समझ रहे हो ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स है वहां पे ये बेसिक स्ट्रेंथ डिटेल में दिया हुआ है। तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ में आप जानते हो कि जो गैसियस फेज में और जो एक्वस फेज में वेरिएशन आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल ग्वानिडीन का भी काफी ट्रेंड हो गया। ग्वानिडीन काफी टाइम से जेई एडवांस में तो आता ही था, लेकिन अब जेई मेन में भी ग्वानिडीन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं। बात समझ में आ रही है आपको, समझ रहे हो। तो ग्वानिडीन वाला जो एग्जांपल है उसका बेसिक स्ट्रेंथ एलिफेटिक से भी ज्यादा होता है, तो उस तरह की चीज। तो हॉटेस्ट टॉपिक जीओसी में ये है। बाकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, है ना, बाकी तो कुछ भी आने को तो आ सकता है, रेजोनेंस भी आ सकता है, लेकिन आप समझ रहे हो ना, हॉटेस्ट टॉपिक ये है, यानी ये तो आपको बहुत ढंग से करके जाने ही है, राइट। अगली चीज एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिवीजन करने का इस समय सबसे अच्छा सोर्स क्या है। अगर आप एटीपी स्टार के बैचेस में पढ़ रहे थे तो आपको जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं, बनाए हैं, आप उनको तो जरूर करें। अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटी आप ढंग से रिवाइज करें। एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइन टू लाइन छोटी छोटी चीज़ों से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि मेजॉरिटी जो मेजर पार्ट है उसी से आए, छोटे पार्ट से भी क्वेश्चन बनने को बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए आईपीएससी की बात करें तो आईपीएससी में एनसीईआरटी लेवल तक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स कार्बन कंटेनिंग होते हैं, कुछ कार्बन कंटेनिंग नहीं होते, ठीक है। तो बेसिक उसका प्रायोरिटी ऑर्डर आपको आना चाहिए कि भाई किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, किसकी कम, और कैसे हम चेंज सेलेक्ट करते हैं, पेरेंट चेंज सेलेक्ट करते हैं। देखो आईपीएससी नेमिंग का क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है ऑप्शन आने के बाद, है ना। तो आईपीएससी उसी लेवल पे आता है, बहुत भोकाली बड़े बड़े फौलादी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। उसके बाद अगर आइसोमेरिज्म की बात करें तो यार आइसोमेरिज्म में स्पेसिफिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नॉर्मली नहीं बनते हैं, अनलेस मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड फिर भी बन जाते हैं कि भाई C6H12 है, बताओ इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, कितने स्ट्रक्चरल बनेंगे। लेकिन ऑप्टिकल में अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन हमेशा रहे हैं वो रहे हैं कि भाई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है कि नहीं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए और पूछ लिया इसमें कौन कौन सा, मतलब कौन सा इसमें ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है या कायरल कंपाउंड है या अकायरल है, या कौन सा पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा, कौन रोटेट नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो क्या। उसके अलावा नंबर ऑफ कायरल सेंटर काउंट करने के क्वेश्चन भी आजकल आने लग गए हैं, ठीक है, जिसमें कभी कभी वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो हैं एवरीडे लाइफ के आ जाते हैं, है ना। इसमें कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या हम सारे याद कर सकते हैं। यार देखो थोड़ा अंदाजा रख सकते हो, लेकिन प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको कैसे याद होगा। इसीलिए एनटीए वाले कई पेपर्स में स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ था, लेकिन बाद में फिर उन्होंने स्ट्रक्चर देना शुरू कर दिया। तो स्ट्रक्चर याद रख पाना प्रैक्टिकली मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा रिलेशन वाले क्वेश्चन, भाई एनेंटियोमर है, डायस्टेरियोमर है, उनका रिश्ता आपस में क्या है। ओके चलो अब बात करते हैं रिएक्शन वाले पार्ट पे। तो देखो रिएक्शन वाले पार्ट में पहली चीज, ये जो हाइड्रोकार्बन है, एल्काइल हैलाइड है, अल्कोहल ईथर है, इसमें क्या होता है मिक्स्ड कंसेप्ट कई सारे बन जाते हैं। मिक्स्ड कंसेप्ट का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे सामने यहाँ पे अल्कोहल है, ठीक है। अब अल्कोहल में फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, डिहाइड्रेशन किया, इवन मैकेनिज्म किया। इवन मैकेनिज्म करने के बाद हमारे पास एल्कीन बन गया। एल्कीन बनने के बाद इसका क्या करा दिया गया, हाँ इसका ओजोनोलाइसिस करा दिया गया। ओजोनोलाइसिस करा देने के बाद, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करने के बाद अब इसका क्या करा दिया गया, एल्डोल करा दिया गया इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड बेसिक मीडियम। तो भाई इसमें मल्टीपल कंसेप्ट आ गए। एक तरफ तो इसके अंदर अल्कोहल है, एक तरफ इसमें एल्कीन है, एक तरफ इसमें एल्डिहाइड कीटोन है। तो मल्टीपल कंसेप्ट के क्वेश्चंस आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं। तो सिंगल कंसेप्ट के क्वेश्चंस आजकल थोड़े कम आते हैं, बट अगर सिंगल कंसेप्ट्स की बात करें तो कौन कौन काफ़ी हॉट फेवरेट हैं। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन इन टॉपिक से ज़रूर बनता है, ये कौन से टॉपिक्स हैं, सब्स्टिट्यूशन कब होगा, एलिमिनेशन कब होगा। और सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में हॉट फेवरेट आजकल जो चल रहा है वो है E2 मैकेनिज्म, सिडजेफ एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन की भाई कब E2 होता है, किन केसेस में होता है, या सब्स्टिट्यूशन होगा, एलिमिनेशन होगा, इससे क्वेश्चन आने के चांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। SN1 SN2 में स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिटेंशन होगा या रेसमाइजेशन होगा, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगेन मैं रिपीट करूंगा कि भाई एनसीईआरटी इस समय रिवाइज करना परफेक्ट है इन सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी काफ़ी कंसाइज है, बहुत फैला नहीं रखा उसमें, और एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आने के चांस भी काफ़ी कम होते हैं। एनटीए के आने के बाद चांसेस कम हो जाते हैं, खत्म नहीं कर सकते पर कम हो जाते हैं, राइट। बाकी एनटीए का भरोसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें ईथर में, तो ईथर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HI के साथ। HI के साथ जब रिएक्शन किया जाता है तब क्या होता है, उसका एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल आपको शायद याद होगा,
ये वाला याद है ना? हाँ, ये भी बहुत एनटीए की एनटीए के बचपन का प्यार है ना? तो ये जो है, अंडरस्टूड, ठीक है। उसके बाद मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। भाई एंटी मार्कोनिकॉफ कैसे होता है, कब होता है? और मार्कोनिकॉफ एडिशन में तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी आई जाती है ना? और बस ये सब अपने को अच्छे से बहुत बढ़िया से आना चाहिए। रीअरेंजमेंट भी आना चाहिए। आजकल रीअरेंजमेंट ऑफ कैटायन से क्वेश्चन आ जाते हैं, रिंग एक्सपेंशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन सब में जहां जहां कार्बोकैटायन बनता है तो रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी तो होती है। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल से डिहाइड्रेशन रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बाकी छोटी छोटी रिएक्शन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, फिंकरस्टीन, स्वार्ट्स, वो तो आने को तो किसी से भी आ सकता है। पर अपन बात कर रहे हैं हॉट फेवरेट क्या है, फोकस किस पे करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन में, है ना? तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ माइंड मैप तो थोड़ा बन ही रहा होगा कि भाई ऑर्गेनिक का ओवरऑल पूरा गेम है क्या। उसके बाद ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, यानी एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर नेम्ड रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अगर एसिड डेरिवेटिव की बात करें तो एसिड डेरिवेटिव्स में एस्टेरिफिकेशन, उसके अलावा फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये करना ही चाहिए। नेम्ड रिएक्शन में आप जानती हैं एल्डोल, केनिजारो, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, आइसोसाइनाइड, ये अपना नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का सबसे मेन क्वेश्चन इसी से बनता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से, आइसोसाइनाइड से, ठीक है, और हेलोफॉर्म रिएक्शन से, राइट। अब देखो उसके बाद एरोमेटिक की अगर हम बात करें तो देखो एरोमेटिक एनसीईआरटी में तो हर चैप्टर के साथ थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, जैसे अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल दिया हुआ है, राइट। लेकिन हम यहाँ पे एरोमेटिक की अलग से बात कर रहे हैं, तो उसमें फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शंस हो गई, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन, इसमें फिनॉल एनिलीन की ही मेजर रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रोटेक्शन जो होता है ना, जैसे एनिलीन को हमें डीएक्टिवेट करना पड़ता है, या एनिलीन के नाइट्रेशन में मेटा प्रोडक्ट भी काफ़ी सिग्निफिकेंट बनता है। तो ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। असाइलेशन तो यूज आ ही जाता है, जो हमारा असाइलेशन है ना, ये जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस हो, सबको बहुत पसंद है, ठीक है। जो ये रिएजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि LH हो गया, डाइबल H हो गया, तो रिएजेंट्स के फंक्शन तो यूज बीच में आएंगे ही आएंगे क्वेश्चंस में, राइट। तो यहाँ पे रेमर-टिमन रिएक्शन हॉट है ऑलवेज। रेमर-टिमन रिएक्शन के साथ जो कोल्बे-श्मिट रिएक्शन होती है, एस्पिरिन होती है, इससे एक क्वेश्चन बनने के चांस हमेशा ही बहुत ज्यादा होते हैं ना। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि फिनॉल, ब्रोमीन वाटर, एनिलीन, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन, है ना। फिनॉल एनिलीन का स्पेसिफिकली बेहद इंपॉर्टेंट होता है। बाकी एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की भाई ऑर्थोपैरा पे आएगा, कहाँ पे आएगा, ये अपने को आना चाहिए। यानी कंपेयर द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, कंपेयर द रेट ऑफ नाइट्रेशन, राइट। तो आई थिंक जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ इनको बिल्कुल दिमाग में बसा लीजिए कि भाई ये सब तो ढंग से रिवाइज करके जाना है, इस तरह के क्वेश्चन, है ना। अब हमारे पास बचा बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पीओसी। सबसे पहले पीओसी की बात करते हैं। देखो एक चीज बता देता हूं कि इन सबके वन शॉट वीडियोस मैंने बना रखे हैं, तो वन शॉट वीडियोस को देख के आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन साथ में करना बहुत जरूरी है, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। और एटीपी स्टार के जो बैचेस में, फाइनल स्टेप बैच में जो आपको मास्टर क्वेश्चन बैंक मिले हुए हैं, वो आप कर रहे हो ना? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कर रहे हो मास्टर क्वेश्चन बैंक को, कैसे लगे आपको मास्टर क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सोच समझ के टीम एटीपी स्टार आपके लिए वो सब लेके आया था, है ना। तो उन सबको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो पीओसी के अंदर बायोमोलिक्यूल के जो टेस्ट हैं, उसके अलावा बाकी टेस्ट तो है ही, जो 11th क्लास के जो चैप्टर आता है ना, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, जेल्डाल, ड्यूमा, लसाइन टेस्ट, वो तो आने ही चाहिए, है ना। तो पीओसी ऐसा कर लो। एवरीडे लाइफ में भी एक वन शॉट वीडियो है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। एक वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी कि एवरीडे लाइफ में क्या क्या फंडे होते हैं। तो एनसीईआरटी साथ में लेके बैठना और उस पूरे वन शॉट को साथ में देख लेना, ठीक है। तो एवरीडे लाइफ उतना करना, स्ट्रक्चर याद करना पॉसिबल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। बायोमोलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, उसके अलावा अमीनो एसिड, उसके अलावा वाइटामिन, डीएनए, आरएनए, ये जो पूरा पार्ट है ना, अगेन वन शॉट से आप इन सबको देख सकते हो, है ना। बाकी इसमें अमीनो एसिड्स का जो पार्ट है, वो लिस्ट जो है उससे क्वेश्चन बनता है कई बार। अमीनो एसिड के जो 20 एसिड्स की लिस्ट एनसीईआरटी में दी हुई है, उससे क्वेश्चन बनता है। और कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूसिंग कौन है, नॉन रिड्यूसिंग कौन है, इस सब से क्वेश्चन बनने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। म्यूटा रोटेशन कौन शो करेगा, कौन नहीं करेगा, अगेन एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो एनसीईआरटी पढ़ें, साथ में वन शॉट का सहारा लें, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर यू, है ना।
और पीओसी जो बायोमोलिक्यूल्स की पीओसी है, जैसे प्रोटीन के जो टेस्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के जो टेस्ट होते हैं, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। वन शॉट में है, पीओसी के 2 वीडियोस हैं, दोनों को देख लेना, उससे क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार पहले भी आ रखे हैं। ओके गाइज, तो भाई होपिंग दैट आप सभी को सारी बातें जरूर समझ में आई होंगी और ये एनालिसिस से आपको जरूर हेल्प मिली होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड गाइज, आप सभी के लिए RCC 3.0 हम लेके आ रहे हैं। 3rd ऑफ सितंबर को एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएंगे इसमें, और बैच भी खट से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि समय बहुत ही कम होगा। एंड ये कोर्स बहुत सोच समझ के हमने डिज़ाइन किया है, तो आपको बहुत हेल्प इसमें मिलने वाली है। बाकी सही है, मिलते हैं अपन। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।